स्वागत करना चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी का। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं। देवेंद्र जी, किसान हर बार बजट से नाराज रहते हैं, इस बार किसानों को क्या उम्मीद है? क्योंकि ये बजट जो है, ये फुल फ्लेज बजट जो है, आखिरी फुल फ्लेज बजट है इलेक्शन से पहले, तो बहुत अपेक्षा है या उम्मीदें हैं लोगों की कि भाई इस बार ये बजट जो है किसानों के अनुकूल होगा, या उनको बिल्डअप करने के लिए। एक बिल्डअप मतलब है कि उनको जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस में वो आज जीवित हैं उससे बाहर निकालने के लिए इस बजट में एक शुरुआत होगी और एक प्रयास होगा। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, सरकार का क्या कहना है कि कृषि में निजी निवेश, ये सरकार का कहना है 9.3% बढ़ा है और 11.5 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो पीएम किसान निधि योजना है, जिसके तहत किसानों को साल का 6,000 रुपए मिलता है, वो एक तरह का जो किसानों को नुकसान हुआ था उसकी हल्की सी भरपाई करने का प्रयास था। क्योंकि किसानों को 6,000 रुपए के माध्यम से हर महीने 500 रुपए मिलता है। इत्तेफाक से जो ये 500 रुपए किसान को मिलता है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए हो जाता है। और बजट एग्रीकल्चर का 1.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी उसमें से आधा तो किसान को 500 रुपए ही सिर्फ जो सपोर्ट होती है उसको हम गिनते हैं कि बहुत बड़ी सपोर्ट किसानों को मिली है। मेरा मानना है कि जो पिछले अभी 2 साल पेंडेमिक के और उसके बाद भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर वॉज द ब्राइट स्पॉट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर में किसानों का इतना बड़ा योगदान रहा है, या सारी अर्थव्यवस्था किसानों के कंधे पर टिकी रही है, तो किसानों को हमें चाहिए कि वो 6,000 रुपए की जो सपोर्ट है उसको हम डबल कर दें या 12,000 रुपए हम सालाना करें। अब वो समय आ गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम अक्सर कहते हैं कि किसान की जो इनकम है, जो कि नेशनल जो स्टैटिस्टिकल सर्वे था उसके माध्यम से देखा जाए तो वो 27 रुपए प्रतिदिन बनती है, अगर हम सिर्फ खेती को लें, नॉन फार्म एक्टिविटीज को ना लें। तो 27 रुपए से हम मानेंगे कि कोई भी व्यवसाय जो है वो नहीं चल सकता। लेकिन हमें करना क्या चाहिए उसके लिए, कैसे उसकी इनकम बढ़ाई जाए? मुझे लगता है कि उसका एक तरीका है जो हमने शुगर इंडस्ट्री के लिए फॉलो किया है। शुगर इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कि उनको लॉस और ना बढ़े, सरकार ने 31 रुपए का एक मिनिमम सेल प्राइस नियुक्त किया है या फिक्स किया है। यानी कि अगर आप शुगर मिल से जब भी चीनी खरीदेंगे आज के उसमें समय में, तो आपको 31 रुपए से कम का वो रेट पे नहीं मिलेगा। तो यही तो किसान मांग रहे हैं। अगर हम शुगर मिल को बचाने के लिए हम एक मिनिमम सेल प्राइस दे सकते हैं, तो एक किसानों को बचाने के लिए हम एक मिनिमम सेल प्राइस के लिए या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी अधिकार क्यों नहीं बना सकते? मेरा मतलब है कि क्या कारण है कि हमारे पास ये डबल सोच की या उस तरीके की नीति है कि इंडस्ट्री को तो बचाना है, किसान को हमारे लगता है कि हमारी हेडेक नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक हम किसान को एक अच्छा इनकम की सपोर्ट नहीं देंगे, सारी देश की अर्थव्यवस्था जो है जिस गति से दौड़नी चाहिए, मुझे नहीं लगता वो दौड़ पाएगी। तो सबका साथ सबका विकास का रास्ता जो है वो खेती से होके जाता है, और खेती का मतलब है कि किसान की आय किस तरीके से बढ़े। जी देवेंद्र जी, 2019 में जो एनएसओ का सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि एक परिवार की कमाई सालाना औसतन 10,500 रुपए थी। उसमें कृषि से कमाई सिर्फ 27 रुपए थी। तो किसानों की कमाई कैसे बढ़ा सकते हैं? इसको लेकर के बात बहुत होती है कि आमदनी डबल कर देंगे, होगी कैसे? यही एक महत्वपूर्ण जो बात है कि अगर एनएसएस सर्वे ने 2019 में कहा था कि भाई खेती से, यानी नॉन फार्म एक्टिविटी को हम अगर ना जोड़ें, तो किसान की इनकम जो है 27 रुपए प्रतिदिन है खेती से। और मेरा तो ये मानना है कि भाई सिर्फ मजदूर से वो कम नहीं है, वो बल्कि अगर आपके पास 2 गाय हैं और आप गाय का पालन करते हैं, तो 2 गाय की इनकम से भी कम है किसान की इनकम। तो ऐसे में इसको कैसे एक ऐसे सिस्टम पे लाया जाए कि किसान की आय एक रिस्पेक्टेबल लेवल पर आए? मेरा मानना है कि जो हमने शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट दी है, शुगर इंडस्ट्री जितनी भी है 490 के आसपास शुगर मिल्स हैं देश में, उनको बचाने के लिए सरकार ने यह किया है कि एक न्यूनतम मूल्य रखा है, 31 रुपए से कम में आप चीनी नहीं खरीद सकते शुगर मिल से, 31 रुपए प्रति किलो। अगर हम ये शुगर मिल के लिए कर सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि हम खेती में भी तो किसान वही मांग रहे हैं, हम किसान को देने में क्यों हिचकिचाहट रख रहे हैं?
क्यों नहीं हम किसान को भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानूनी अधिकार दें, ताकि उसकी भी आय जो है उसी गति से बढ़े जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो पाए। तो ये इस चीज को एड्रेस करना कि 27 रुपए से कैसे हम किसान की एक इनकम ऐसे या उसका लाइवलीहुड ऐसे लेवल पर लेके आए कि वो वायबल रहे, उसके लिए हमें जो हम स्टेप्स इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं वैसा ही स्टेप हमें फार्मर्स के लिए भी लेना चाहिए। जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता था देवेंद्र जी, और वो है जब प्रदूषण की बात आती है तो यह कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र से 1/3 प्रदूषण फैलता है, जैसे पराली जलाने का मुद्दा आप जानते हैं पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? आज दुनिया में एक ऐसा समीकरण बन चुका है या ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अगर जिस क्लाइमेट इमरजेंसी में हम आज रह रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, उसमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, जो एमिशंस हैं, वो बेसिकली 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आते हैं। ये ग्लोबल अगर हम उसकी एवरेज देखते हैं तो 1/3 जो एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज के प्रति जो गैस एमिशंस होते हैं, जो उसको चेंज कर रहा है क्लाइमेट को, वो एग्रीकल्चर से आते हैं। यानी कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है जिसमें बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो उसका उपयोग होता है, वो जो है उसके करके जो गैस एमिशंस होते हैं, मुझे लगता है कि उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें केमिकल फार्मिंग से नॉन केमिकल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। यानी कि हमें जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उससे अब हटकर हमें आस्ते आस्ते या एक ऐसी स्पीड से हम उस तरफ जाएं, एग्रो इकोलॉजी की तरफ जाएं, ताकि हम अपने पर्यावरण का संतुलन मेंटेन कर सकें। अब देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने 1 जनवरी से जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी लागू की है, यूरोपियन यूनियन ने 264 बिलियन यूरोज का प्रावधान किया है टू मूव फ्रॉम केमिकल एग्रीकल्चर टू नॉन केमिकल एग्रीकल्चर। तो अगर यूरोपियन यूनियन इतना उसमें प्रोविजन कर सकता है बजट का, एक टू मेक ए डेफिनेट डायरेक्शन देना एग्रीकल्चर को उस गैस एमिशन के चक्रव्यूह से निकालने के लिए, तो मुझे लगता है कि भारत का बजट भी उस तरफ जो है एक प्रेरणा दे किसानों को कि वो भी अपना केमिकल फार्मिंग से निकलकर नॉन केमिकल एग्रीकल्चर में या एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ रास्ता बढ़ाएं। और ये इसलिए भी जरूरी है कि हम सब जानते हैं कि वो सारे उसके सिवाय अगर हम सोचे सिर्फ क्लाइमेट जो इमरजेंसी में हम हैं, नहीं, उसके साथ ह्यूमन हेल्थ के इम्पैक्ट जो हैं, उसमें जो जमीन का पानी का जो दोहन हो रहा है, जो सॉइल की जो हेल्थ है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उस सब का समाधान जो है वो हमें केमिकल फार्मिंग से निकलकर नॉन केमिकल फार्मिंग में मिल सकता है। तो अगर हम ये 2 डायरेक्शन लेके चलते हैं कि एक किसान को एक गारंटेड इनकम और दूसरा हम एग्रो इकोलॉजी की तरफ बढ़ने का रास्ता, मुझे लगता है कि हमने एक जो अमृत काल का एक पीरियड है या उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बन सकता है। ये आपने एक जरूरी बात बोली है, इसी वजह से हमने कृषि क्षेत्र से ही शुरुआत की इस कार्यक्रम की, कि जान लें किसान के दिल में क्या है, किसान का दर्द क्या है और बजट से उसको क्या उम्मीद है। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।